हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीजे टॉक्स। तो आज का हमारा टॉपिक है आईएसओ 9001 यानी कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो आज हम इसमें सीखेंगे कि व्हाट इज़ आईएसओ का हिस्ट्री क्या है, डेवलपमेंट ऑफ आईएसओ 9001, उसके बाद आईएसओ 9001 2008 एडिशन और 2015 एडिशन में क्या क्या डिफरेंस है, उसके बाद रिक्वायरमेंट्स ऑफ आईएसओ 9001 एंड 2015, देन उस रिक्वायरमेंट्स के अगेन आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन बनाना है, ये हर एक क्लॉजेस के एंड में आपको मैं बताऊंगा ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए और ये आईएसओ 9001 2015 को आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सके और उसका आपको एडवांटेजेस भी ज़्यादा हो। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द subscribe button on your screen and don't forget to hit on the bell icon so that you can get timely notification of my new videos। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर दे। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज आईएसओ। सो आईएसओ स्टैंड फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसको 1947 में 25 कंट्रीज के ग्रुप ने ये फाउंडेड किया था। उसके बाद इसका इनिशियल गोल आप देखोगे तो टू इंश्योरिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस आर सेफ, रिलायबल एंड गुड ऑफ क्वालिटी। इसका हेड क्वार्टर जो है वो जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में है। आईएसओ का फर्स्ट जो स्टैंडर्ड पब्लिश हुआ था वो 1951 में हुआ था और आज टोटली 164 कंट्रीज में इसका यूज हो रहा है। और आईएसओ ने आज की डेट तक अप्रोक्सीमेटली मोर देन 22,570 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कवर किए हैं। तो आईएसओ 9001 क्या है? तो आईएसओ 9001 यानी कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे कि आईएसओ 14001 यानी कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम और 45001 यानी कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, उसी तरह से आईएसओ 9000 यानी कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका फोकस ये होता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को मीट करना और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इन्हांस करना। तो ये मेन पर्पस है आईएसओ 9001 का। और आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट प्रोडक्ट और सर्विस स्टैंडर्ड, इट इज़ अ प्रोसेस स्टैंडर्ड। अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो उसके ऊपर अगर आपको लिखा होगा कि आईएसओ 9001 2015 सर्टिफाइड, तो ये प्रोडक्ट वो सर्टिफाइड नहीं है। उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी प्रोसेस यूज की है वो सभी प्रोसेस जो है वो आईएसओ सर्टिफाइड है। उसके बाद जानेंगे आईएसओ के डेवलपमेंट के बारे में। तो सबसे पहला जो एडिशन आया था वो 1987 में एज अ कॉन्ट्रैक्ट टूल। उसके बाद उसका सेकंड एडिशन हुआ 1994 में, कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्टैंडर्ड पे फोकस किया गया। और उसके बाद जो एडिशन आया वो 2000 में आया, उसका जो फोकस था वो कंटिन्यूअल प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। उसके बाद 2008 में उसमें माइनर रिवीजन हुए और 2015 जो लेटेस्ट अभी स्टैंडर्ड चल रहा है उसका फोकस था रिस्क बेस्ड थिंकिंग और उसमें हाई लेवल स्ट्रक्चर यूज किया गया। तो दोस्तों, आईएसओ 9001 2008 एडिशन और 2015 एडिशन में क्या फ़र्क है हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे बड़ा फ़र्क है कि आईएसओ 9001 2008 का जो एडिशन था उसमें सिर्फ 8 क्लॉजेस थे और 2015 का जो एडिशन है वो है उसमें 10 क्लॉजेस को इंक्लूड किया गया है। जो पहले 3 क्लॉजेस है वो दोनों में क्लॉजेस सेम है लेकिन उसमें नॉर्मल माइनर चेंजेस हुए, लेकिन उसके बाद जो 4 से लेके 8 क्लॉजेस है उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, मेजर चेंजेस हुए हैं, वो हम आगे जानेंगे। तो सबसे पहले जो क्लॉज है जीरो यानी कि इंट्रोडक्शन, उसमें 0.1 आता है जनरल। तो इसमें ये दिखाया गया है कि आप अगर स्टैंडर्ड पढ़ोगे तो स्टैंडर्ड में शाल, शुड, मे, कैन, नोट, ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ किए गए हैं। तो इसका मीनिंग क्या है? तो शाल इंडिकेट एज अ रिक्वायरमेंट, शुड इंडिकेट एज अ रिकमेंडेशन, मे इंडिकेट एज अ परमिशन यानी अप्रूवल, और कैन इंडिकेशन एज अ पॉसिबिलिटी और कैपेबिलिटी। और जहाँ पे भी नोट लिखा है वो एक नोट यानी कि उस रिक्वायरमेंट को आपका क्लैरिफिकेशन अच्छा होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, इसलिए वो एक गाइडेंस लिखा गया है वहाँ पे जहाँ पे भी नोट लिखा है। उसके बाद
0.2 है क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तो क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल ये स्टैंडर्ड को बताते वक्त ये 7 जो प्रिंसिपल्स है उसको फोकस किया गया है, जैसे कि कस्टमर फोकस, लीडरशिप, एंगेजमेंट ऑफ पीपल, प्रोसेस अप्रोच, इम्प्रूवमेंट, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल है उनको ध्यान में रखते हुए ये स्टैंडर्ड बनाया गया है। देन 0.3.1 प्रोसेस अप्रोच। तो व्हाट इज प्रोसेस? A process is any activity or a set of activity that use resources to transfer input into output। सिस्टम की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो भी प्रोसेस है उसका सिस्टमेटिक अरेंजमेंट और उसका इंटरेक्शन होना चाहिए ताकि आपको जो रिक्वायर रिजल्ट या रिक्वायर आउटपुट है वो अच्छा मिले। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में कि इनपुट है, उसके बाद प्रोसेस है, प्रोसेस को करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे दिखा है, उसके बाद आपको आउटपुट मिलेगा। देन है 0.3.2 पीडीसीए साइकिल। पीडीसीए मतलब क्या? प्लान, डू, चेक और एक्ट। अगर मैं आपको बताऊं कि इस 2015 में टोटली 10 क्लॉजेस है, जो पहले 3 क्लॉजेस होते हैं वो ऑडिटेबल नहीं होते, लेकिन जो बाकी के 4 से लेके 10 तक के जो क्लॉजेस है उसको ये पीडीसीए साइकिल में इन्वॉल्व किया गया है। कैसे इन्वॉल्व किया है हम देखेंगे कि जो 4 नंबर से लेके 7 नंबर का जो क्लॉज है उसको प्लान में इन्वॉल्व किया है। जो 8 नंबर का क्लॉज है ऑपरेशन, उसको डू में इन्वॉल्व किया है। देन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन को चेक में इन्वॉल्व किया है और इम्प्रूवमेंट को है एक्ट में इन्वॉल्व किया है। उसके बाद 0.3.3 है रिस्क बेस्ड थिंकिंग। तो व्हाट इज रिस्क? रिस्क इज द इफेक्ट ऑफ अनसर्टनिटी। रिस्क कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर वो पॉजिटिव हुआ तो हम उसे अपॉर्चुनिटी भी कह सकते हैं, अगर नेगेटिव हुआ तो हम उसे रिस्क कहेंगे। तो फाइनली अगर कहा जाए तो रिस्क प्लस अपॉर्चुनिटी मीन्स रिस्क बेस्ड थिंकिंग। उसके बाद 0.4 है रिलेशनशिप विद अदर मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड। तो ISO 9000 में जो फंडामेंटल और वोकैबुलरी यूज की गई है वो ISO 9001 से ली गई है, और जो बेस माना गया है टू मैनेजिंग फॉर द सस्टेन सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वो है 9004 से लिया गया है। तो अभी जानेंगे सबसे पहला हमारा क्लॉज है स्कोप। तो इसमें डिफाइन किया गया है कि इस स्टैंडर्ड की जो रिक्वायरमेंट है वो सभी जेनरिक रिक्वायरमेंट है। ये स्टैंडर्ड एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी टाइप ऑफ साइज, एनी प्रोडक्ट सर्विस में एप्लीकेबल है। उसके बाद है नॉर्मेटिव रेफरेंस। जैसे कि मैंने अभी बोला तो इसका जो रेफरेंस लिया गया है वो ISO 9000 2015 में से लिया गया है, जो फंडामेंटल वोकैबुलरी यूज किया है वो। उसके बाद टर्म्स एंड डेफिनेशन। तो इसमें बहुत सारे टर्म्स एंड डेफिनेशन दिए हैं, तो आप अगर स्टैंडर्ड को पढ़ोगे तो आपको वो आप जान सकते हैं। तो प्लीज़ इसके लिए आप जो ISO 9001 2015 का स्टैंडर्ड है उसको रिफर करो। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्लॉज की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्लॉज है कॉन्टेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इस क्लॉजेस के अगेंस्ट 4 सब क्लॉजेस है, तो चलो जानते हैं इसके डिटेल्स के बारे में। तो 4.1 है अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कंटेक्स्ट। तो इसमें हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के रिलेटेड इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज को आइडेंटिफाई करना है। एक्सटर्नल इश्यूज कैन बी लीगल, टेक्नोलॉजिकल, कॉम्पिटिटिव एंड मार्केट, कल्चरल, सोशल, देन इकोनॉमिक्स भी हो सकते हैं। देन इंटरनल इश्यूज लाइक वैल्यू, नॉलेज, परफॉर्मेंस, इनर कल्चर भी हो सकते हैं। तो नेक्स्ट है 4.2 अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड एक्सेप्टेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आपके इंटरेस्टेड पार्टीज को आइडेंटिफाई करना है। इंटरेस्टेड पार्टीज कैन बी स्टेटूटरी बॉडी, सर्टिफिकेशन बॉडी, ट्रेनर, कस्टमर, सप्लायर, कॉन्ट्रैक्टर, वर्कर, मैनेजमेंट, यूनियन, या फिर आपके जो कोई भी स्टेक होल्डर है आपको आप उनको एज अ इंटरेस्टेड पार्टी ले सकते हैं। तो एक मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि आपको नीड्स एंड एक्सेप्टेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज कैसे करना है। तो यहाँ पे देखो इंटरेस्टेड पार्टी है कस्टमर, तो ये टाइप कौन सा है? इंटरनल एक्सटर्नल है, तो एक्सटर्नल है। रीजन फॉर द इंटरेस्ट, क्योंकि ये डायरेक्ट रिसिपेंट ऑफ
प्रोडक्ट एंड सर्विस है। तो इसके नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन क्या है? तो कस्टमर को भाई ऑनलाइन टाइम ऑन टाइम डिलीवरी चाहिए, म्यूचुअली एग्रीड क्वालिटी चाहिए, देन क्विक रिस्पांस चाहिए, prompt प्राइसिंग चाहिए, फॉलो ऑल कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, देन कंप्लायंस चाहिए, स्टैट्यूटरी लीगल और सेफ्टी रिक्वायरमेंट जो भी है, लॉयल्टी और कॉन्फिडेंशियलिटी पे चाहिए। उसके बाद कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस है, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, इंक्रीज बिजनेस होना चाहिए, लॉन्ग टर्म बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस रिलेशनशिप डेवलप होना चाहिए, गाइडेंस होना चाहिए कस्टमर का कि सिस्टम और टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन के बारे में, और कस्टमर ने सप्लायर को यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को एज अ पार्टनर ट्रीट करना चाहिए। उसके बाद ये रिव्यू कैसे करना है सिस्टम में, तो इसको सबसे पहले एड्रेस इन आवर क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसीजर एंड ऑल्सो इट हैज़ बीन रिव्यूड इन दी एमआरएम मीटिंग में भी हम इसको रिव्यू करेंगे। तो नेक्स्ट है 4.3 डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ द मैनेजमेंट सिस्टम। तो हम जब मैनेजमेंट अपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का स्कोप डिफाइन करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को कंसिडर करना है जो इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज हमने 4.1 में जो आइडेंटिफाई किए हैं। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी कंसिडर करना है। देन आपके प्रोडक्ट और सर्विस को भी आपको कंसिडर करना है जब आप ऑर्गेनाइजेशन का स्कोप बनाते होंगे। तो देन है अपना क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड इट्स प्रोसेसेस। तो ऑर्गेनाइजेशन को डिटरमाइन करना है कि प्रोसेसेस के लिए इनपुट्स क्या चाहिए, आउटपुट्स क्या चाहिए, प्रोसेस का सीक्वेंस कैसे होना चाहिए, डिटरमाइन एंड अप्लाई द क्राइटेरिया एंड मेथड्स इंक्लूडिंग मॉनिटरिंग, मेजरमेंट एंड परफॉर्मेंस इंडिकेटर। उसके बाद प्रोसेस को करने के लिए जो रिसोर्सेज की नीडेड है उसको आइडेंटिफाई करके उसकी अवेलेबिलिटी को निश्चित करना है। उसके बाद असाइन द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑथोरिटीज जो प्रोसेस ओनर होने चाहिए वो डिफाइन करने हैं हमें। उसके बाद प्रोसेस के जो रिस्क है और अपॉर्चुनिटीज है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है और कंटिन्यूसली प्रोसेस को इम्प्रूव करना है। तो ये हो गया कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको फुलफिल करने के लिए अगर आप अपने प्लांट में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट करें तो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होना चाहिए। तो ये क्लॉज के अगेंस्ट 4 सब क्लॉजेस है, उसके अगेंस्ट हमें स्वॉट एनालिसिस, पेस्ट एनालिसिस करना है। स्वॉट यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, क्या क्या है आपके क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में ये आपको जानना है। पेस्ट यानी कि पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, टेक्नोलॉजी फैक्टर क्या क्या है ये भी आपको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद जैसे कि मैंने बोला इंटरेस्टेड पार्टीज के नीड्स एंड एक्सेप्टेशन और मैनेजमेंट के स्कोप को डिफाइन करना है और रिस्क और अपॉर्चुनिटीज को भी आपको आइडेंटिफाई करना है। तो चलो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ। नेक्स्ट क्लास है हमारा लीडरशिप, और लीडरशिप के अगेंस्ट ये 3 सब क्लॉजेस है 5.1, 5.2 और 5.3। तो चलो जानते हैं इनके डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहला है लीडरशिप एंड कमिटमेंट। तो टॉप मैनेजमेंट को क्वालिटी पॉलिसी और क्वालिटी ऑब्जेक्टिव को एस्टेब्लिश करना है। उसके बाद टॉप मैनेजमेंट को प्रोसेस अप्रोच और रिस्क बेस्ड थिंकिंग के लिए प्रमोट करना है, और जो भी क्वालिटी मैनेजमेंट में प्रोसेस हो रहे हैं तो उसका इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए अकाउंटेबिलिटी भी रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद टॉप मैनेजमेंट को प्रोसेस या क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जो भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है उसको आइडेंटिफाई करके उसको मेड अवेलेबल करना है। उसके बाद क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में जो भी हमने रिजल्ट या रिक्वायरमेंट आउटपुट जो डिफाइन किया है वो फुलफिल हो नहीं पा रहा है, इसके लिए भी इंश्योरिंग करना है। उसके बाद टॉप मैनेजमेंट को अपने मैनेजमेंट स्टाफ को सपोर्ट करना है, उनको डेमोस्ट्रेट करना है एज अ लीडर। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम और उसके रिक्वायरमेंट का कम्युनिकेशन करना। तो नेक्स्ट है पॉलिसी। जैसे कि मैंने बोला कि मैनेजमेंट को क्वालिटी पॉलिसी को
एस्टेब्लिश करना है। तो क्वालिटी पॉलिसी को बनाते वक्त क्वालिटी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखना है। उस क्वालिटी पॉलिसी में हमें ये कमिटमेंट देना है कि हम जो भी एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट्स है हमारे प्रोडक्ट के उसको फुलफिल करेंगे। पॉलिसी में कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट को भी कमिटमेंट हमें देनी है। और जो पॉलिसी हम बनाएंगे उसका कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए, जो कि 5.2.2 में कम्युनिकेटिंग द क्वालिटी पॉलिसी लिखा है। तो ये भी अवेलेबल होने चाहिए सबके लिए, उसको एज अ मेंटेन डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसके बाद वो सबको कम्युनिकेटेड होने चाहिए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और सबको ये अवेयरनेस भी उसका होना चाहिए। देन ये ऑलवेज अवेलेबल होने चाहिए हमारे इंटरेस्टेड पार्टीज के लिए ऑल्सो। तो नेक्स्ट है 5.3 ऑर्गेनाइजेशन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो टॉप मैनेजमेंट को अपने ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम को इंश्योर करने के लिए कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अथॉरिटीज असाइन करने होंगे, क्योंकि टू इंश्योर दैट क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कंफर्म्स ऑल द रिक्वायरमेंट्स, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कंप्लीट फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो भी प्रोसेस हमने डिफाइन किए उस प्रोसेस के जो आउटपुट्स है उसको हम अचीव कर पा रहे हैं या नहीं, या फिर हमने जो भी परफॉर्मेंस इंडिकेटर डिफाइन किए हैं और कुछ इम्प्रूवमेंट्स प्लानिंग किए हैं तो उसको हम अचीव कर पा रहे हैं या नहीं, या फिर कस्टमर पे फोकस करने के लिए कुछ असाइनमेंट हमने दिए हैं क्या नहीं। उसके बाद हमारे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, या फिर उसमें जो चेंजेस हमने अगर किए वो चेंजेस को मेंटेन करने के लिए हमने कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करने होंगे। तो ये लीडरशिप में टोटल 3 क्लॉजेस है, उस क्लॉजेस के अगेंस्ट हमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करना है ये हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हमें एमआरएम मीटिंग के एमएम, जो भी हम एमआरएम मीटिंग हमने अगर डिसाइड किया कि 6 महीने में करेंगे 3 महीने में, उसके मीटिंग्स के एमओएम हमारे पास होने चाहिए। और उसके बाद जो मंथली हमारा मैनेजमेंट सिस्टम में इंफॉर्मेशन जो होता है एमआईएस मीटिंग होता है उसके लिए उसके जो एमएम है वो भी हमें हमारे पास मेंटेन होने चाहिए। उसके बाद क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, क्वालिटी पॉलिसी, विजन, मिशन, जो भी हम इम्प्रूवमेंट या मल्टी स्किल करने के जो ट्रेनिंग्स देते हैं उसका ट्रेनिंग का रिकॉर्ड और इफेक्टिवनेस के साथ हमारे पास होना चाहिए। हमारे सजेशन स्कीम काइजन, हमारे इम्प्रूवमेंट्स प्रोजेक्ट हमारे पास होने चाहिए। देन प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन को एनहांस करने के लिए हमने कुछ प्रोजेक्ट डिफाइन किया है कि अब वो हमारे पास प्रोजेक्ट होने चाहिए। उसके बाद क्वालिटी पॉलिसी की अवेलेबिलिटी, कम्युनिकेशन, उसको शॉप फ्लोर में डिस्प्ले करना है, अपने ऑफिस एरिया में डिस्प्ले करना है, कंपनी के ओवरऑल एनवायरनमेंट में वो डिस्प्ले करना है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होना चाहिए, हमारा स्ट्रक्चर जो रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है वो सबको पता होना चाहिए। और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी डिपार्टमेंट हमें डिफाइन करना है कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन काम कर रहा है, उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो किसको रिपोर्ट करेगा, ये सब कुछ हमारे पास स्ट्रक्चरल होना चाहिए। तो चलो दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ। क्लास नंबर 6 है प्लानिंग। तो इसमें 3 सब क्लॉजेज आते हैं 6.1, 6.2 और 6.3। तो आइए जानते हैं इनके डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहला है 6.1 एक्शन टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। तो जो हमने रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज एड्रेस किए हैं 4.1 में, उसके ऊपर हमें इसमें एक्शन लेना है। और एक्शन लेते वक्त हमें उसका इफेक्टिवनेस, जो हमने एक्शन लिए है उसका इफेक्टिवनेस हमें इवेल्युएट करना है। तो दोस्तों जो भी हम एक्शन लेंगे, मतलब हर एक के ऊपर हमें एक्शन लेना अगर पॉसिबल नहीं है तो हम उसको उसकी सेवरिटी चेक करेंगे, उसका पोटेंशियल इम्पैक्ट हमारे प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर कितना हो रहा है उसको चेक करेंगे, और उसी रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज पे हम एक्शन लेंगे। तो नेक्स्ट है 6.2 क्वालिटी ऑब्जेक्टिव एंड प्लानिंग टू अचीव देम। तो ऑर्गेनाइजेशन को ये क्वालिटी ऑब्जेक्टिव बनाने हैं, और वो बनाते वक्त ध्यान में रखना है कि वो बी कंसिस्टेंट विद द क्वालिटी पॉलिसी, वो मेजरेबल होने चाहिए, वो अकाउंटेबल होने चाहिए, और वो टू बी रिलेवेंट टू
कंफर्मिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, और उससे कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इन्हांस होना चाहिए, वो मॉनिटर्ड होने चाहिए, वो कम्युनिकेटेड होने चाहिए और वो अपडेटेड होने चाहिए। तो दोस्तों ये जब हम ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेंगे तो हमें ये टोटल प्लानिंग मैनर में करना है, मतलब कि इन्हें हमें अचीव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन से रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वो कब कंप्लीट करने हैं, उसके रिजल्ट को हमें कैसे इवेल्युएट करना है, ये डिटरमाइन हमें करना है। सो नेक्स्ट है हमारा 6.3 प्लानिंग ऑफ चेंजेस। अगर हमने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम डिफाइन किया है और उसके बाद उसमें अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो वो एक प्लान मैटर में हमें चेंजेस करने हैं, तो अब उसके लिए हमें कंसिडर करना होगा कि चेंज करने का पर्पस क्या है, उसके पोटेंशियल सीक्वेंसेस क्या है, देन उसके इंटीग्रिटी ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, देन उसके लिए जो रिसोर्सेज की ज़रूरत है वो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है क्या नहीं, उसके बाद जो हम चेंजेस करेंगे उसके बाद कुछ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी अलोकेट करनी पड़ेगी या फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसमें कुछ चेंजेस होगा। तो ये सब कुछ हमें प्लान मैनर में करना है। तो ये जो 6 नंबर प्लानिंग है उसके अगेंस्ट 3 जो क्लॉज मैंने बताए उसको फुलफिल करने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने जो रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज लिए उसके ऊपर एक्शन लेना है, देन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इश्यूज जो हमने आइडेंटिफाई किए उसके ऊपर एक्शन लेना है, देन नीड्स एंड एक्सेप्टेशन ऑफ द इंटरेस्टेड पार्टीज जो हमने आइडेंटिफाई किया है उसके ऊपर हमें एक्शन लेना है, देन हमारा ऑब्जेक्टिव मॉनिटरिंग और कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए। हम ऑब्जेक्टिव मॉनिटरिंग करने के लिए एमआईएस का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमारे अगर कंपनी में पीक्यूसी मीटिंग हो रही है यानी कि प्लान क्वालिटी कंट्रोल की मीटिंग हो रही है तो उसमें ये क्वालिटी ऑब्जेक्टिव हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। देन जो क्वालिटी डिस्प्ले बोर्ड है या फिर मीटिंग्स बोर्ड है, मीटिंग एरिया है, वहाँ पे हम क्वालिटी ऑब्जेक्टिव को डिस्प्ले करके उसको कंटिन्यूसली अपडेटेड रख सकते हैं ताकि सबको ये अवेयरनेस रहे कि हमारे क्वालिटी ऑब्जेक्टिव हमारा टारगेट क्या है और हम क्या अचीव कर पा रहे हैं। देन जो भी हम चेंजेस करेंगे अगर रिक्वायर है तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में, तो उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटीज जो चेंज होंगी उसको भी हमें अपडेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलो दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्लॉज की तरफ। हमारा क्लॉज नंबर 7 है नेक्स्ट सपोर्ट। तो इसमें टोटल 5 सब क्लॉजेस है। एक रिसोर्सेस है, कॉम्पिटेंस है, अवेयरनेस है, कम्युनिकेशन है और डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन है। तो चलो जानते हैं इनके बारे में, थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे। तो सबसे पहला है 7.1। इसमें ये डिफाइन किया है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोसेस है उसकी कैपेबिलिटी हमें चेक करनी है, जो भी रिसोर्सेस है वो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे या नहीं वो हमें चेक करना है। उसके बाद जो हमारे अगर एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट्स है, एक्स्ट्रा कुछ रिक्वायरमेंट्स है वो हमारे यहाँ से फुलफिल नहीं हो रहे हैं तो हमें ये चेक करना है कि हम उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एक्सटर्नल प्रोवाइडर का यूज कर सकते हैं या नहीं। सो नेक्स्ट है 7.1.2 पीपल। तो हमारे जो भी रिक्वायरमेंट्स है और प्रोसेस को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें मैन पावर की रिक्वायरमेंट हमें चेक करनी है कि हमारे पास जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी मैन पावर है या नहीं, वो हमें चेक करनी है। सो नेक्स्ट है 7.1.3 इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें हमें चेक करना है कि बिल्डिंग एंड एसोसिएटेड जो यूटिलिटीज़ है, इक्विपमेंट है इंक्लूडिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ट्रांसपोर्टेशन रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ एज पर रिक्वायरमेंट है या नहीं, ये हमें इसमें चेक करना है। तो नेक्स्ट है 7.1.4 एनवायरमेंट फॉर द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसेस। इसमें हमें प्रोसेस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो नेसेसरी एनवायरनमेंट है वो प्रोवाइड करना है और उसको मेंटेन करना है, जैसे कि ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, नॉइस लेवल, पीपीज, लक्स लेवल। तो ये सब का हमें ध्यान में रखना है उसमें कि जो भी वहाँ पे ऑपरेटर काम कर रहा है उसको एक हमें प्रॉपर एनवायरनमेंट देना है ताकि वो जो हमारे रिक्वायरमेंट है उसको इजीली अचीव कर सके।
देन नेक्स्ट है 7.1.5 मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिसोर्सेज। तो उसमें 7.1.5.1 है जनरल। तो इसमें हमारी प्रोडक्ट और सर्विस की आउटपुट और कंफर्मिटी को वेरीफाई करने के लिए जो रिसोर्सेज हमें इसमें प्रोवाइड करने हैं, और रिसोर्सेज मतलब वो मॉनिटरिंग और मेजरिंग इक्विपमेंट हमें प्रोवाइड करने हैं, और जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं हम उसका प्रॉपर कैलिब्रेशन होना चाहिए, और उसकी कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट्स भी हमारे पास होने चाहिए ताकि आपको एक अच्छी ट्रेसेबिलिटी मिल जाए। उसके बाद है 7.1.5.2 मेजरमेंट ट्रेसेबिलिटी। जो इक्विपमेंट हमने कैलिब्रेट किया है उसका ट्रेसेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। मतलब जिस स्टैंडर्ड के बेस पे हमने वो इक्विपमेंट कैलिब्रेट किया है वो स्टैंडर्ड की कॉपी हमारे पास होनी चाहिए। वो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल हो सकता है, इंडियन भी हो सकता है, लेकिन उसका कॉपी हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद उस इक्विपमेंट के ऊपर उसका कैलिब्रेशन डेट या फिर ड्यू डेट वहाँ पे लिखा होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो कैलिब्रेशन कहीं पे भी वो इक्विपमेंट कहीं पे भी डैमेज नहीं होना चाहिए। बहुत बार ऐसे होता है कि हमारा इक्विपमेंट जो होता है वो कैलिब्रेटेड होता है, ओके होता है, लेकिन उसमें बहुत सारे पार्ट्स डैमेजेस होते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं चलता है। नेक्स्ट है 7.1.6 ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज। तो इसमें ये डिफाइन किया है कि आप काम करते करते वक्त जो भी नॉलेज गेन करते हो, यानी कि उसमें सक्सेस स्टोरी हो सकती है, प्रोडक्ट नॉलेज हो सकता है, लेसन लर्न हो सकता है, डिफ़िकल्टी आपने अगर कुछ फेस की हो, या फिर नॉलेज आपके एक्सपीरियंस से कुछ गेन हुआ होगा, या फिर जो कुछ भी आपने आपको प्रॉब्लम्स आए वो सोल्व करने के लिए जो भी आपने एक्शन लिए हैं वो एक्शन को कहीं पे तो डॉक्यूमेंटेड रखना है, ताकि अगर कोई बंदा कंपनी को स्विच करे और उसकी जगह पे कोई नया बंदा आए तो वो नए बंदे को वो समझने में प्रोसेस को प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, उसको वो आसानी से समझ में जाना, आसानी से जो कुछ भी आपने एक्शन लिए वो समझ में आना चाहिए। इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज आपको डॉक्यूमेंटेड करके रखना है। तो हमारा नेक्स्ट क्लॉज है 7.9 को प्रोसेस पे काम करने वाले पर्सन की कॉम्पिटेंसी डिटरमाइन करनी है, और वो कॉम्पिटेंसी एजुकेशन, ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस के बेस पे होनी चाहिए। अगर ज़रूरत है तो उस बंदे को ट्रेनिंग देनी है, एजुकेट करना है, और उसका इफेक्टिवनेस भी चेक करना है, और उसके जो ट्रेनिंग के रिकॉर्ड्स है वो एज अ रिटेन डॉक्यूमेंट हमें रखने हैं। जो नेक्स्ट है 7.3 अवेयरनेस। इसमें ऑर्गेनाइजेशन को अपने अंडर काम करने वाले पर्सन को क्वालिटी पॉलिसी, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव का अवेयरनेस देना ज़रूरी है, ताकि ऐसा होना चाहिए कि क्यूएमएस को इम्प्रूव करने के लिए उसका क्या कंट्रीब्यूशन और है, और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ना हो तो उसके इम्प्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं, ये वो जो बंदा काम कर रहा है उसको पता होना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट है 7.4 कम्युनिकेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन को एक कम्युनिकेशन मैट्रिक्स बनाना है, और उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन सिस्टम को डिफाइन करना है। मतलब क्या कम्युनिकेट करना है, कब कम्युनिकेट करना है, किसके साथ कम्युनिकेट करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, कौन कम्युनिकेट करेगा। तो ये इसका एक कम्युनिकेशन मैट्रिक्स बना के कंपनी में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ताकि आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम हो वो इम्प्रूव हो, आपके कम्युनिकेशन में कुछ भी गैप ना हो। तो नेक्स्ट है 7.5 डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, और 7.5.1 में है जनरल। मतलब ऑर्गेनाइजेशन को इस आईएसओ स्टैंडर्ड की जो रिक्वायरमेंट है और जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में डिफाइन किए हैं वो डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन रखने ज़रूरी है। और हो सकता है लेकिन कि ये डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो सकती है, क्योंकि कोई ऑर्गेनाइजेशन साइज में छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, डिफरेंट प्रोडक्ट हो सकता है, डिफरेंट प्रोसेस हो सकते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो सकते हैं, वहाँ पे काम करने वाले पर्सन की कॉम्पिटेंसी अलग हो सकती है। लेकिन ध्यान में रखना है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम और इस स्टैंडर्ड की जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो हमें फुलफिल करनी चाहिए। सो नेक्स्ट है
7.5.2 क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग। हमने जो भी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट या अपडेट किए हैं, उसका टाइटल, उसका डेट, उसका ऑथर, उसका रिवीजन, उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसे हमें कंट्रोल करना है। उसके बाद जो फॉर्मेट यूज़ किए हैं, उसका लैंग्वेज, ग्राफिक, मीडिया यानी कि पेपर या इलेक्ट्रॉनिक है, इसको भी सभी हमें कंट्रोल रखना चाहिए। और उसका जो रिव्यू या फिर अप्रूवल जो भी करता है, वो एज अ मेंटेन डॉक्यूमेंट हमें रखना चाहिए। सो नेक्स्ट है हमारा 7.5.3 कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। इसमें हमें ये देखना है कि जो भी हमने डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, कैसे किए हैं, उसका रिट्रीवल प्रोसेस क्या है, उसके बाद उसे कैसे यूज़ करना है, स्टोरेज और प्रिवेंशन कैसे करना है, उसके बाद उसके चेंजेस को हम कैसे कंट्रोल करते हैं, उसके प्रिवेंशन और उसके रिटेंशन और डिस्पोजिशन को हम कैसे मैनेज करते हैं। तो ये सभी जो प्रोसेस है वो कहीं तो डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए। तो ये हो गया आपका क्लॉज नंबर 7। उसके अगेंस्ट वो 5 सब क्लॉजेस है। तो उसके अगेंस्ट हमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करना है, जो कि रिक्वायरमेंट्स तो मैंने सभी यहाँ पे आपको बताया है, तो आपको बहुत सारा पता चला होगा। लेकिन मैं एक बार यहाँ पे लिस्ट पे नज़र डालता हूँ कि उसके अगेंस्ट आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करना है, ताकि अगर आप ऑडिट फेस कर रहे हो तो आपको डिफ़िकल्टी ना आए। तो सबसे पहले है जो रिसोर्स है, रिसोर्स में आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, क्या क्या चाहिए वो आपको डिटरमाइन करना है, और उसके अगेंस्ट में आपको ह्यूमन रिसोर्स आपकी कंपनी में ऐड करने हैं। उसके बाद लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट, लिस्ट ऑफ मशीन्स, ट्रांसपोर्टेशन रिसोर्सेस। उसके बाद जो बंदा वहाँ पे काम कर रहा है उसके लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट के लिए हमें लक्स लेवल, टेम्परेचर लेवल, नॉइस लेवल मेजर करना है और उसको मेंटेन रखना है। उसके बाद मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, गेजेस, जिग्स, पिक्चर, इसका कैलिब्रेशन होना चाहिए, और वो कैलिब्रेशन लिस्ट, उसके कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट्स की अवेलेबिलिटी, और जो सर्टिफिकेट्स है उसको आपको वेरीफाई करना है। उसके बाद कैलिब्रेट करने के लिए जो स्टैंडर्ड यूज़ किया है उस स्टैंडर्ड की कॉपी, NABL सर्टिफिकेट हो सकता है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज जो मैंने बताया, लेसन लर्न, फेल्यूर प्रोजेक्ट, जो कुछ भी आपने बनाया वो एक फोल्डर में रखना है। देन ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स और इफेक्टिवनेस भी उसका आपको रखना है। देन कॉम्पिटेंस में आपको स्किल मैट्रिक, हर एक डिपार्टमेंट का स्किल मैट्रिक आपके पास होना चाहिए। देन ऑल एम्प्लॉई शुड बी अवेयर अबाउट द क्वालिटी पॉलिसी, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, विजन, मिशन। उसके बाद कम्युनिकेशन मैट्रिक्स आपको होना चाहिए ताकि आप कम्युनिकेशन गैप ना हो जाए। उसके बाद जो डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन है उसमें फॉर्मेट्स का रिवीजन का कंट्रोल कैसे करते हैं उसके प्रोसेस होने चाहिए आपके पास। उसके बाद लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, उसके रिविजन्स, उसका प्रिपेयर किसने किया है, उसको रिव्यू किसने किया है, अप्रूव किसने किया है। जैसे कि उसमें डॉक्यूमेंट आते हैं कि कंट्रोल प्लान आ गया, आपका प्रोसीजर आ गया, उसके बाद SOP, QAP, वर्क इंस्ट्रक्शन, टेस्ट प्रोसीजर, कुछ भी आ सकता है उसमें, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो। उसके बाद जो आप रिकॉर्ड्स रखते हो तो उस रिकॉर्ड्स का लिस्ट आपके पास होना चाहिए, और इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड, टेस्टिंग स्टैंडर्ड की कॉपीज आपके पास होने चाहिए। उसके बाद जो रिटेंशन डिस्पोजिशन है उसका आप कंट्रोल कैसे करते हो उसका प्रोसेस आपके पास होना चाहिए, और मास्टर कॉपीज भी आपके पास। तो दोस्तों ये हो गया क्लॉज नंबर 7 सपोर्ट। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्लॉज की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्लॉज है ऑपरेशन। तो इसमें टोटल 7 सब क्लॉजेस है। तो इन सब क्लॉजेस के बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं। तो सबसे पहला क्लॉज है हमारा 8.1 ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो इसमें ये बताया है कि हमें प्रोडक्ट और सर्विस की रिक्वायरमेंट को निश्चित करना होगा, उस रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट हमें एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया डिफाइन करना होगा। देन उस प्रोडक्ट या प्रोसेस को करने के लिए हमें कौन कौन से रिसोर्सेस लगने वाले हैं वो जानना होगा, और हमें उसे प्रोवाइड करना होगा। देन हमें इंश्योर करना होगा कि जो हमने क्राइटेरिया डिफाइन किया है उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट आ रहा है या नहीं, और इसके अगेंस्ट जो भी हमने डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन सेव की है उसको एक ठीक से रिटेन करके हमें रखना होगा। देन है 8.2 रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो 8.2.1 में है कस्टमर कम्युनिकेशन। तो इसमें हमें कस्टमर को प्रोडक्ट और सर्विस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन
प्रोवाइड करनी होगी। देन हमारे पास कस्टमर इंक्वायरी हैंडलिंग, कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑर्डर, चेंजेस इन ऑर्डर का रिकॉर्ड रखना होगा। कस्टमर फीडबैक और कस्टमर कंप्लेंट डेटा भी हमें डॉक्यूमेंटेड करके रखना होगा। देन कस्टमर की प्रॉपर्टी है तो हमें उसे केयरफुली हैंडल करना होगा और उसे सेफगार्ड करके रखना होगा। अगर कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो तो भी उसे हमें डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन करके रखना होगा। सो नेक्स्ट है 8.2.2 डिटरमाइनिंग द रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। कस्टमर को जो भी प्रोडक्ट और सर्विस की ऑफर है तो उसकी रिक्वायरमेंट डिटरमाइन करते वक्त हमें उस प्रोडक्ट या सर्विस की एप्लीकेबल स्टेटूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या क्या है ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। देन है 8.2.3 रिव्यू ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन को कस्टमर की रिक्वायरमेंट को रिव्यू करना होगा बिफोर कमिटिंग टू सप्लाई प्रोडक्ट और सर्विस। मतलब कोई भी कमिटमेंट करने से पहले हमें उस रिक्वायरमेंट को रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। रिव्यू में हमें इंक्लूड करना है कि कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है, डिलीवरी और पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज़ क्या क्या है। कुछ रिक्वायरमेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो कस्टमर ने नहीं बोले लेकिन उस प्रोडक्ट का इंटेंडेड यूज़ करने के लिए नेसेसरी है। देन हमारे ऑर्गेनाइजेशन के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है, स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो ये हमें सब कुछ उसमें इंक्लूड करना होगा। सो नेक्स्ट है 8.2.4 चेंजेस टू रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस। इसमें ऑर्गेनाइजेशन को जो भी कस्टमर की तरफ से चेंजेस रिक्वायरमेंट है वो डॉक्यूमेंटेड रखना चाहिए और उसके बारे में रिलेवेंट पर्सन को अवेयरनेस देना चाहिए, उसको ट्रेनिंग देना चाहिए, उसको भी उस चेंजेस के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। सो दोस्तों नेक्स्ट है 8.3। तो 8.3 है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो 8.3.1 में है जनरल। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन को अपनी खुद की एक डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस एस्टेब्लिश करनी होगी, इम्प्लीमेंट करना होगा और उसे मेंटेन भी करना होगा। तो नेक्स्ट है 8.3.2 डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्लानिंग। इसमें हमें डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की प्लानिंग करनी होगी। उसमें हमें डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की कॉम्प्लेक्सिटी, ड्यूरेशन एंड नेचर निश्चित करना होगा। देन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की वेरिफिकेशन और वैलिडेशन एक्टिविटीज़ को डिफाइन करना होगा। देन वो एक्टिविटी वैलिडेशन और वेरिफिकेशन एक्टिविटी करने के लिए हमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वहाँ पे डिफाइन करना होगा। उसके बाद कौन कौन से इंटरनल और एक्सटर्नल रिसोर्सेज लगने वाले हैं वो जानना होगा और वो टाइमली प्रोवाइड करना होगा। देन हमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन मेंटेन रखनी है ये भी निश्चित करना जरूरी है। तो नेक्स्ट है 8.3.3 डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इनपुट। तो इसमें प्लानिंग करनी होगी कि डिज़ाइन और डेवलपमेंट करते समय में हमें क्या क्या इनपुट लेना है। उसमें फंक्शन और परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट हो सकती है या फिर अगर पहले हमने सेम डिज़ाइन डेवलप किया है तो उससे उसकी इंफॉर्मेशन भी हमें लेना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या है, कंपनी के कुछ स्टैंडर्ड या प्रैक्टिसेस हो सकते हैं, उसको भी हमें एज अ इनपुट लेना बहुत ज़रूरी है। देन 8.3.4 है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कंट्रोल। इसमें हमें डिफाइन करना है कि हमें क्या रिजल्ट अचीव करना है। डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के रिजल्ट को इवेल्युएट करने के लिए हमें रिव्यूज लेना होगा। उसके बाद वेरिफिकेशन वैलिडेशन एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करना होगा और चेक करना होगा कि हमारा प्रोडक्ट और सर्विस रिक्वायरमेंट को मीट कर पा रहा है या नहीं, और उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम मिले तो उसके ऊपर हमें एक्शन डिटरमाइन करना होगा और जो भी हमने प्रोसेस या रिव्यू किए उसका डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन हमें रिटेन करना होगा ताकि फ्यूचर में हमें कुछ प्रॉब्लम ना आए। देन है 8.3.5 डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट आउटपुट। तो इसमें हमें इंश्योर करेंगे कि इनपुट के रिक्वायरमेंट्स हमने मीट किए हैं या नहीं। देन हम ये इंश्योर करेंगे कि प्रोडक्ट और सर्विस को डिज़ाइन और डेवलप करने के लिए जो हमने प्रोसेस डिफाइन किए थे वो सही है या नहीं। देन जो मॉनिटरिंग और मेजरमेंट डिवाइसेस यूज़ किए थे
वो अप्रोप्रिएट थे या नहीं, देन हमने जो कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन किए थी वो अचीव कर पा रहे हैं या नहीं, ये सब कुछ हमें इसमें डिफाइन करना होगा। तो उसमें एक और बात है कि हमें डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेशन रिटेन करनी होगी, उसमें डिज़ाइन और डेवलपमेंट के चेंजेस, रिव्यू का रिजल्ट हो सकता है, चेंजेस करने को ऑथराइजेशन किसका था, और जो भी हमें प्रॉब्लम्स मिले उसके ऊपर हमने क्या क्या एक्शन लिया, तो ये सब कुछ हमारे पास डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। सो नेक्स्ट है 8.4 कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसमें वर्ड यूज किया है कि एक्सटर्नल प्रोवाइडर, मीन्स एक्सटर्नल प्रोवाइडर तीन टाइप के हो सकते हैं। एक्सटर्नल प्रोवाइडर अगर हमारे बहुत सारे प्रोसेस है और उसमें से कुछ प्रोसेस करके दे रहा हो, या फिर कुछ पार्ट है जो हमारे बिहाफ में डायरेक्टली कस्टमर को दे रहा हो, या फिर सारे प्रोसेस करके प्रोडक्ट दे रहा हो और हम उसे कस्टमर को दे रहे हैं, इन सब में हमें कंट्रोल करना होगा। यानी कि हमें जो भी एक्सटर्नल प्रोवाइडर है उनके ऊपर एक प्लानिंग के साथ कंट्रोल करना चाहिए। देन है 8.4.2 टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल। इसमें हमें डिफाइन करना है कि हमें एक्सटर्नल प्रोवाइडर पे कैसे कंट्रोल करना है, कौन से ऑडिट प्लान करने हैं, कैसे चेक करना है कि हमारे रिक्वायरमेंट्स को वो मीट करेगा या नहीं। तो फ्रेंड, इसके लिए मैं क्लास के एंड में जो डॉक्यूमेंट्स लिस्ट बताऊंगा उसे ज़रूर देखें, उसके बाद आपको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगा। तो नेक्स्ट है 8.4.3 इंफॉर्मेशन फॉर एक्सटर्नल प्रोवाइडर। तो इसमें बताया गया है कि हमें एक्सटर्नल प्रोवाइडर को क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी है ताकि वो हमारा प्रोडक्ट के रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सके। तो सबसे पहले हमें उसे क्या प्रोडक्ट बनाना है या फिर क्या सर्विस चाहिए, इसके बारे में कौन कौन से प्रोसेस करने हैं ये बताना होगा। उसके बाद हमें उसे प्रोडक्ट और सर्विस का अप्रूवल देना होगा। देन वो जो मेथड, प्रोसेस या इक्विपमेंट यूज़ कर रहा है उसका अप्रूवल देना होगा। उसके बाद जो स्टार्टिंग में उसने प्रोडक्शन रिलीज़ किया है तो उसको अप्रूवल देना पड़ेगा ताकि वो प्रोडक्शन फेज में जाए। देन उसे बताना होगा कि प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या क्या कॉम्पिटेंसी की ज़रूरत है। हमें एक्सटर्नल प्रोवाइडर का परफॉर्मेंस भी मॉनिटर करना होगा और उसे ये इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि कौन से वैलिडेशन और वेरिफिकेशन एक्टिविटी करने हैं ताकि हमारा प्रोडक्ट का जो रिक्वायरमेंट है वो मीट हो जाए। देन है 8.5। तो 8.5 है प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन। 8.5.1 है कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन। इसमें हमें प्रोडक्शन को कंट्रोल के लिए क्या क्या करना है ये बताया है। ये हमें ये इंश्योर करना होगा कि डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है या नहीं, और जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है उसके रिजल्ट्स को हम अचीव कर पा रहे हैं या नहीं। देन अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग इक्विपमेंट, सुटेबल एनवायरनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉम्पिटेंट पर्सन, वैलिडेशन ऑफ प्रोडक्ट, एक्शन टू प्रिवेंट ह्यूमन एरर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिलीज, देन डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटी, ये सबको हमें इंश्योर करना होगा और उसके ऊपर परफॉर्म करना होगा। देन 8.5.2 है आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी। इसमें बताया है कि हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं या बनाया है उसका ट्रेसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन के साथ हमारे पास होना चाहिए। वो ट्रेसेबिलिटी प्रोसेस टू प्रोसेस हो सकता है, टाइम टू टाइम हो सकता है, पर्सन टू पर्सन होता है। जितना डिटेल्स में हो उतना अच्छा हो सकता है, तो ताकि हम अगर कुछ आगे जाके अगर फ्यूचर में प्रॉब्लम आए तो उसको ट्रेस करने में हमें कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों नेक्स्ट है 8.5.3 प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू कस्टमर और एक्सटर्नल प्रोवाइडर। इसमें ये बताया है कि एक्सटर्नल प्रोवाइडर को जो भी प्रॉपर्टी एक्सटर्नल प्रोवाइडर की जो भी प्रॉपर्टी हमारे पास है उसे हमें आइडेंटिफाई करना होगा, उसे वेरीफाई करना होगा और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें सेफगार्ड भी करना होगा ताकि वो डैमेज ना हो जाए। वो प्रॉपर्टी मटेरियल हो सकती है, टूल हो सकती है, इक्विपमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसे हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि वो डैमेज ना हो जाए। तो नेक्स्ट है 8.5 जो
8.5.4 प्रिजर्वेशन, इसमें बताया है कि प्रोडक्शन और सर्विस प्रोविजन का जो आउटपुट है उसे हमें प्रिजर्व करना होगा। वो प्रिजर्वेशन करते समय हमें ध्यान देना होगा कि उसका आइडेंटिफिकेशन, हैंडलिंग, कंटेमिनेशन कंट्रोल, देन पैकेजिंग, स्टोरेज, ट्रांसमिशन एंड प्रोटेक्शन प्रॉपर हो, ताकि एकदम हमारा जो प्रोडक्ट बना है वो एकदम प्रोटेक्ट रहे। देन 8.5.5, इसमें हमें पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज़ डिफाइन करनी होती है। वो डिफाइन करते समय हमें कंसिडर करना होगा कि स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स क्या है, कस्टमर का फीडबैक भी कंसिडर करना है, ताकि हमें उसमें आगे जाके कुछ प्रॉब्लम ना आए। सो दोस्तों नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ चेंजेस, 8.5.6 है। तो इसमें हमें प्रोडक्ट के चेंज का रिव्यू करना होगा और ऑथराइजेशन चेंजेस या नेसेसरी एक्शन है उसको डॉक्यूमेंटेड करना होगा। अगर कुछ प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस हुआ है तो उसका रिव्यू करना होगा। रिव्यू करने के बाद उसके ऑथोरिटीज़ किसने किसने दिया था वो, और उसमें कुछ नेसेसरी एक्शन लिया है तो वो एक डॉक्यूमेंटेड हमारे पास होना चाहिए। देखना है 8.6 रिलीज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसमें हमें प्रोडक्ट को डिज़ाइन ऑफ फॉर मैन्युफैक्चरिंग फेज से रिलीज प्रोडक्शन में कन्वर्ट करते वक्त डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन रखनी होगी। वो डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन मतलब एविडेंस ऑफ एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, रिलीज को किसने ऑथराइज किया और उसका ट्रेसेबिलिटी भी रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे प्रोडक्ट को रिलीज कर दो हमें पता चले कि हमने वेरिफिकेशन किया है, वैलिडेशन किया है और उसके ये एविडेंसेस है। तो दोस्तों नेक्स्ट है 8.7 कंट्रोल ऑफ नॉन कंफर्मिटी आउटपुट। तो उसमें ये डिफाइन किया है कि प्रोडक्ट की जो आउटपुट है उसको हमें चेक करना होगा और इंश्योर करना होगा कि रिक्वायरमेंट को मीट कर पा रहा है या नहीं। अगर नहीं कर पा रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन को उसके ऊपर एक्शन लेना होगा, और वो एक्शन करेक्शन हो सकता है, सेग्रीगेशन हो सकता है, कंटेनमेंट हो सकता है, कस्टमर को भी कभी कभी हमें इन्फॉर्म करना पड़ सकता है, या फिर हमें उसको डेविएशन भी हम उसको पास कर सकते हैं। मतलब नॉन कन्फर्मिटी को कंट्रोल करने के लिए हमें एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। और जो भी हमने एक्शन लिया है या फिर जो भी डेविएशन पे पास किया है, जिसका भी अप्रूवल मिला है, वो सब कुछ जो डॉक्यूमेंट्स है एज एविडेंस हमें उसको डॉक्यूमेंटेड करके रखना होगा। तो दोस्तों अभी हम जाएंगे ऑपरेशन क्लॉज, तो हमारे खत्म हो गए। तो उस ऑपरेशन को जो सभी क्लॉजेस है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करने हैं ये हम इसको बताएंगे। तो जो 8 पॉइंट क्लॉज है ऑपरेशन, उसके अगेंस्ट ये 7 सब क्लॉजेस है और उसके अगेंस्ट हमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करना है मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। जैसे कि प्रोडक्ट एंड प्रोसेस का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, आउटसाइड सोर्स प्रोसेस को वेरीफाई करना है, जैसे कि उसमें ऑडिट करने हैं हमें, सरप्राइज ऑडिट हो सकते हैं, सप्लायर ऑडिट हो सकते हैं, जो कुछ भी है वो प्लान करके हमें करना है। कस्टमर कंप्लेंट्स का रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए। हैंडलिंग इंक्वायरी कैसे करते हैं हम कस्टमर की, कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर कैसे सेट करते हैं, देन कस्टमर की प्रॉपर्टी को हैंडलिंग कैसे करते हैं, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, देन कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या क्या है, कंट्रोल ऑफ चेंजेस रिक्वायरमेंट क्या क्या है, कस्टमर का फीडबैक जो आता है मंथली या 3 मंथली हमें हमारे पास डॉक्यूमेंटेड रखना होगा। प्रोसीजर, डिज़ाइन और डेवलपमेंट की प्रोसीजर चेक करनी होगी, परफॉर्मेंस टेस्ट करना होगा हमारे प्रोडक्ट का। देन हमारे पास जो भी एक्सटर्नल प्रोवाइडर यानी कि सप्लायर, उसकी अप्रूव्ड सप्लायर लिस्ट होनी चाहिए। सप्लायर असेसमेंट जो हमने किया होगा उसका डेटा हमारे पास होना चाहिए। सप्लायर ऑडिट जो हम प्लान करते हैं मंथली हो सकता है, 15 डेज के अंदर हो सकता है, तो उसका डेटा हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद हमें सप्लायर का परफॉर्मेंस मेजर करना है। सप्लायर के जो रिजेक्शन आते हैं या फिर रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन करते हैं उसका डेटा, और सप्लायर के रिजेक्शन पे हमें एनालिसिस का भी डेटा होना चाहिए। उसके बाद थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, जैसे कि अगर कुछ पार्ट है जो हम सिर्फ मटेरियल के टीसी पे देख के चेक करते हैं लेकिन उसे
एक्चुअल में हमें थर्ड पार्टी से कुछ पार्ट ऐसे होंगे जो चेक करके लेने पड़ेंगे, तो उसका डेटा हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद हमारे एक सबसे सप्लायर है, उसमें हमने अगर डिफाइन किया कि कौन से ग्रीन चैनल है, कौन से रेड चैनल, उसका लिस्ट हमारे पास होना चाहिए। और जो डिफाइन किया है उसका डिफिनेशन का क्राइटेरिया, मुझे कैसे डिफाइन किया है उसका वो क्राइटेरिया हमारे पास होना चाहिए। सप्लायर के पीपैप डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इनकमिंग मटेरियल का इंस्पेक्शन, टेस्टिंग मेथड्स, इंस्पेक्शन रिकॉर्ड्स हमारे पास होना चाहिए। सैम्पलिंग साइज पे अगर हम चेक कर रहे होते हो तो सैम्पलिंग साइज का जो क्राइटेरिया है वो भी हमारे पास होना चाहिए। देन सप्लायर टेस्ट रिपोर्ट, यानी कि सप्लायर के सब मटेरियल के साथ जो मटेरियल टीसी आता है वो भी हमारे पास डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। देन अगर देखोगे तो प्रोसेस फ्लो चार्ट होना चाहिए, प्लान एंड वर्सेस एक्चुअल होना चाहिए, प्रोडक्शन का, क्वालिटी का। देन सेल्फ इंस्पेक्शन रिकॉर्ड, इन प्रोसेस इंस्पेक्शन रिकॉर्ड, सेटअप अप्रूवल, फाइनल इंस्पेक्शन रिकॉर्ड, वर्क इंस्ट्रक्शन, एसओपी, पीपीई, ऑथराइज पर्सन लिस्ट, ये सब कुछ वर्क स्टेशन पे अवेलेबल होना चाहिए। देन इंजीनियरिंग चेंज नोट हो सकता है, रिवर्क अगर कुछ कर रहे हैं तो उसका प्रोसीजर क्या है, मशीन मेंटेनेंस का प्लान और रिकॉर्ड्स क्या है। देन प्रोसेस क्वालिफिकेशन कर रहे हैं हम, ट्रेसेबिलिटी, स्टोरेज, पैकिंग डेटा, सेफ्टी शीट जो होती है वो होनी चाहिए। अगर हमारी कंपनी में फीफो है तो फीफो का रिकॉर्ड, उसके एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, उसका प्रोसेस कैसे होता है। देन रिजेक्शन एरिया, स्क्रैप एरिया, होल्ड एरिया, एफजी एरिया, रिवर्क एरिया, ये भी आइडेंटिफाई करके रखना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद है कस्टमर प्रॉपर्टी, जो कस्टमर की प्रॉपर्टी है या सप्लायर की प्रॉपर्टी है उसे भी हमें प्रोटेक्ट करके रखना होगा। और डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन ऑफ डिज़ाइन पेजेस विथ अप्रूवल, मतलब डिज़ाइन जो पेजेस है जो भी हमने डिसाइड किया हमने हमारी कंपनी में, तो वो पेजेस के अप्रूवल हमारे पास होने चाहिए। उसके बाद कुछ मशीन ऐसे हो सकते हैं या प्रोडक्ट ऐसे हो सकते हैं जो डेविएशन या पे पास किया हो, तो उस डेविएशन की लिस्ट होनी चाहिए। और इन हाउस और कस्टमर रिलेशन में हमने क्या क्या एक्शन लिया है ये उसमें होना चाहिए। तो दोस्तों ये हो गया क्लॉज नंबर 8। तो इसमें आपको बताना चाहूँगा कि जो भी मैंने क्लॉज के रिक्वायरमेंट्स बताए हैं और रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट ये जो डॉक्यूमेंटेशन बताया है, अगर दोनों को आप कोलैबोरेशन करेंगे तो आपको ये इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्लॉज की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्लॉज है क्लॉज नंबर 9, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, और इसमें 3 सब क्लॉजेस है। तो चलो इनके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं। तो सबसे पहला क्लॉज है मॉनिटरिंग, मेजरमेंट, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। उसमें 9.1.1 में है जनरल। तो इसमें हमें डिटरमाइन करना है कि क्या क्या हमें मॉनिटर और मेजर करना है, मॉनिटरिंग, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन के लिए क्या क्या मेथड यूज़ करना है, वो कब करना है, क्या क्या रिजल्ट की रिक्वायरमेंट है, और उसे कब 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 एनालिसिस करने की हमें ज़रूरत है। तो ये सब कुछ हमें इसमें मॉनिटरिंग और मेजरमेंट, एनालिसिस और इवैल्यूएशन में डिफाइन करना होगा। सो नेक्स्ट है 9.1.2 जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन है। तो इसमें हमें कस्टमर के सेटिस्फैक्शन की मॉनिटरिंग करनी होगी। इसके लिए एक मेथड बनाना होगा कि हम उसे कैसे मॉनिटरिंग और रिव्यू करें। उसमें हम मीटिंग कर सकते हैं कस्टमर के साथ, वारंटी क्लेम्स, डीलर रिपोर्ट, कस्टमर का फीडबैक ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके हमें ये ध्यान देना है कि हम कस्टमर का इन्हांसमेंट, सेटिस्फैक्शन का इन्हांसमेंट हम कैसे इम्प्रूव कर सके और अपने ज़्यादा से ज़्यादा हम कस्टमर से ऑर्डर कैसे ले सके। सो नेक्स्ट है 9.1.3 एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। इसमें हमें जो भी मॉनिटरिंग और मेजरमेंट से डेटा आया है, मतलब जो भी हमने मेजर किया है, मॉनिटर किया है, उससे जो डेटा मिला है उसको एनालाइज करना है और इवैल्यूएट भी करना होगा। और इंश्योर करना होगा कि प्रोडक्ट और सर्विस की कंफर्मिटी अचीव कर पा रहे हैं या नहीं, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन हो रहा है या नहीं। देन परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ क्वालिटी, देन मैनेज एक्शन टू एक्शन ऑन रिस्क एंड एनालिसिस, देन एक्सटर्नल प्रोवाइडर का परफॉर्मेंस हमें इंश्योर करना होगा, और क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है ये जानना होगा। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट करना होगा, और इम्प्रूवमेंट करके उसका एनालिसिस और इवैल्यूएशन इस क्लॉज में करना होगा। और ये जो हम एनालिसिस और इवैल्यूएशन करते हैं इसलिए हमें स्टैटिस्टिकल टेक्निक का यूज़ करना है। स्टैटिस्टिकल टेक्निक का यूज़ मतलब जो हम एसपीसी करते हैं, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल,
उसका हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लॉज है 9.2 इंटरनल ऑडिट। तो इंटरनल ऑडिट में 9.2.1 में ये बताया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल ऑडिट का प्लान करना है और उसे कंप्लीट करना है, ताकि हम कंफर्म कर सके कि अपनी ओन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट और स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट हम फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं। तो उसके बाद 9.2.2 में ये दिखाया गया है कि हमें इंटरनल ऑडिट को के प्रोग्राम को बनाना है, उसे इम्प्लीमेंट और मेंटेन करना होगा, और उस प्लान में ऑडिट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, मेथड्स होने चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए और रिपोर्टिंग, इन सबको कंसिडर करना होगा। देन ये ऑडिट कौन करेगा, तो ऑडिटर डिफाइन करने होंगे, और ऑडिट कंडक्ट करके जो भी रिजल्ट आएगा वो रिलेवेंट मैनेजमेंट को हमें देना है। अगर कुछ एनसीज आए हैं तो उसके ऊपर हमें टाइमली करेक्टिव एक्शन करके हमें उसका क्लोजर रिपोर्ट बनाना होगा। और ये जो सब कुछ हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसको एज अ डॉक्यूमेंटरी इंफॉर्मेशन अपने पास रखनी चाहिए एज अ एविडेंस। देन है 9.3 जो मैनेजमेंट रिव्यू है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मैनेजमेंट को अपनी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का प्लान मैनर में रिव्यू लेना होगा, ताकि पता चले कि जो सस्टेनेबिलिटी, जो एडिक्वेसी, जो इफेक्टिवनेस और जो अलाइनमेंट हमने डिफाइन किया है वो फुलफिल हो रहा है या नहीं। इसके लिए मैनेजमेंट रिव्यू की बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट है 9.3.2 मैनेजमेंट रिव्यू के इनपुट्स। तो इसमें बताया गया है कि मैनेजमेंट रिव्यू को हमने क्या कंप्लीट करने के लिए क्या क्या इनपुट्स लेने हैं। तो हमें मैनेजमेंट रिव्यू का जो लास्ट एमआरएम यानी कि मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग हुआ था उसके जो पॉइंट्स है उसको एज ए इनपुट ले सकते हैं, और कुछ नए इंटरनल या एक्सटर्नल इश्यूज है उसको भी हम एज ए इनपुट ले सकते हैं। अगर हम बात करें कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन, फीडबैक ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज, देन क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, प्रोसेस परफॉर्मेंस या एनसी और करेक्टिव एक्शंस जो हमने किया है, देन मॉनिटरिंग और मेजरमेंट रिजल्ट क्या है, देन सप्लायर परफॉर्मेंस को भी हम एज अ इनपुट ले सकते हैं। देन हमें ये भी जानना है कि अपॉर्चुनिटीज ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या क्या है। अभी जो आगे जो हमने पहले तो आइडेंटिफाई किए, उसके बाद हमें अपॉर्चुनिटी ऑफ इनपुट क्या क्या है ये भी जान के उसके ऊपर हमें एक्शन लेना है, और ये इनपुट में भी हमें कंसिडर करना है। देन है 9.3.3 जो कि मैनेजमेंट रिव्यू आउटपुट है। तो इसमें बताया है कि मैनेजमेंट मीटिंग से जो कुछ भी आउटपुट निकल के आना चाहिए, मतलब जो भी हम मीटिंग करें उससे तो कुछ ना कुछ आउटपुट निकल के आना चाहिए। उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स प्रोजेक्ट हो सकते हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में कुछ चेंजेस करना है या नहीं ये भी हम उसमें डिसाइड कर सकते हैं, या फिर हमें एक्सटर्नल जो आगे जाके कुछ इम्प्रूवमेंट करने हैं उसके लिए हमें क्या क्या रिसोर्सेज लगने वाले हैं, तो वो रिसोर्स को भी उस मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग से भी बाहर आना चाहिए। और ये जो सब कुछ मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग हुआ है उसके जो एमओएम्स है या फिर जो भी हमने कुछ एक्शंस लिए हैं, जो प्रोजेक्ट डिफाइन किए हैं, जो भी सिस्टम में चेंजेस करना है या कुछ डिफाइन किया है, वो सब कुछ हमें एज अ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन रखना है। तो ये हो गया 9.9 क्लॉज हमारा परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। तो इस परफॉर्मेंस इवेल्युएशन को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करना है। फॉर एग्जांपल हमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन रिपोर्ट्स को मेंटेन करना होगा, देन इंटरनल ऑडिट प्लान वर्सेस एक्चुअल, इंटरनल ऑडिट एनसी और उसका क्लोजर रिपोर्ट, मैनेजमेंट रिव्यू के जो प्लान किया है जो हमने 6 मंथली हो सकता है, 3 मंथ्स हो सकता है, जो उसकी जो भी फ्रीक्वेंसी डिसाइड की है हमने मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग की, तो वो प्लान वर्सेस एक्चुअल होना चाहिए और उसके एमओएम भी हमें रखने चाहिए। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट क्लॉज की तरफ चलते हैं। हमारा क्लॉज नंबर 10 है इम्प्रूवमेंट्स, जो लास्ट क्लॉज है इस आईएसओ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का। तो 10.1 में है जनरल। तो इसमें हमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इन्हांस करने के लिए और अपनी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए प्रोडक्ट या सर्विस में हमें फ्यूचर के नीड्स को, एक्सेप्टेशन को जानना चाहिए,
इसमें हमें करेक्टिव एक्शन हो सकता है, प्रिवेंटिव एक्शन हो सकता है, वो लेना पड़ेगा। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए हमें जो जो एक्शन लेना होगा वो यहाँ पे लेना चाहिए। सो नेक्स्ट है 10.2 नॉन कंफर्मिटी एंड करेक्टिव एक्शन। तो इसमें ये बताया गया है कि जो भी नॉन कंफर्मेंस है या फिर कंप्लेंट्स ऑकर हुए हैं उसके ऊपर हमें करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन लेना होगा और उसकी इफेक्टिवनेस को भी चेक करना होगा। और उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंटेशन या क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम हमें अपडेट करनी है या फिर जो भी हमने एसओपीज में अपडेट करना है, जो कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन है उसमें अपडेट जो करेंगे उसको एक प्लान मैनर में डॉक्यूमेंटेशन हमारा होना चाहिए, उसका अपडेशन टाइमली होना चाहिए, उसके जो अप्रूवल्स होंगे या फिर जो कुछ भी ऑथराइजेशन होगा वो हमें टाइमली अपडेट करना चाहिए। सो देन नेक्स्ट है कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट जो 10.3 है। तो इसमें हमारी सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए और इफेक्टिव करने के लिए हमें कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करना है। तो उसके लिए क्या क्या प्रोजेक्ट्स लेने हैं, इम्प्रूवमेंट्स या फिर सिस्टम इम्प्रूवमेंट से प्रोजेक्ट, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट के प्रोजेक्ट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इन्हांस करने के लिए जो प्रोजेक्ट है उसको लेना पड़ेगा। तो ये इम्प्रूवमेंट क्लॉज को फुलफिल करने के लिए हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए कि करेक्टिव एक्शन जो हमने इन हाउस है या फिर कस्टमर से जो रिजेक्शन आए उसके करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन, या फिर हमें काइजन थीम इम्प्लीमेंट करना होगा, हमारे यहाँ पे पोकायो के कुछ करने पड़ेंगे, डिज़ाइन में कर सकते हैं, प्रोसेस में कर सकते हैं। देन फ्यूचर के नीड्स एंड एक्सेप्टेशन हमें जानने होंगे, कुछ नए इनोवेटिव आइडियाज़ है क्या वो हमें आइडियाज सबसे इंटरेक्ट करके जानना होगा। कुछ प्रोजेक्ट्स हम इम्प्रूवमेंट के कर सकते हैं जैसे कि लीन होगा, सिक्स सिग्मा होगा, जीरो डिफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट होगा, कुछ भी हो सकता है जो भी हमारे कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके, हमारे प्रोडक्ट का इम्प्रूवमेंट हो सके, हमारे मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूवमेंट कर सके, वो प्रोजेक्ट हमें यहाँ पे लेने हैं। तो ये हो गया हमारा क्लास नंबर 10 इम्प्रूवमेंट। तो दोस्तों इसके साथ हमने ये पूरा कवर किया है कि हमने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में क्या क्या करना है, हमने 10 क्लॉजेज में हमें क्या मेंट है और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करना है। होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों एक बात ध्यान में रखो कि जो भी मैंने रिक्वायरमेंट्स बोले क्लॉजेस के, उस क्लॉजेस के रिक्वायरमेंट्स के अगर हमने जो भी डॉक्यूमेंटेशन बोले हैं उसको कंपेयर करो ताकि आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा क्लियरिफाई हो जाए। क्योंकि हम बहुत बार ऐसे होता है कि हमें डॉक्यूमेंट तो पता होता है कि लेकिन ये कौन से क्लॉजेस की रिक्वायरमेंट है ये हमें पता नहीं होता है। तो इसलिए मैंने ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी आपको बताई है ताकि आपको एक इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। तो दोस्तों होप ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा आपको। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो और पीछे दिए हुए बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलो ताकि आपको मेरे नए वीडियोस का टाइमली नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आपकी कुछ भी क्यूरीज हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।